हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो सबको सॉरी, क्योंकि कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं एग्ज़ाम वगैरह में थोड़ा सा बिजी था। और अभी अभी नीट का रिज़ल्ट आया, तो जिसका तो सिलेक्शन हो रहा है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिसका नहीं हुआ है उसको एक मौका मिला है। तो आप आगे अच्छे से प्रिपेयर करो तो आपका हो जाएगा। मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, बस अपने को एक डायरेक्शन में मेहनत करते रहना होता है। एक डायरेक्शन में लगातार हार्ड वर्क डेली लगे रहना होता है। ऐसा नहीं कि किसी दिन आप पढ़ाई छोड़ दो। आप जिस दिन पढ़ाई छोड़ोगे उसके अगले दिन से आपका फिर नीट शुरू से स्टार्ट होने लग जाता है। तो इसलिए आप रिदम मत तोड़िए, एक एक करके पढ़िए। अभी मैंने देखो चैनल पे जैसा कल डाला भी था परसों, अभी हम लोग क्या करेंगे फिजिक्स में। देखो जैसे क्या होता है कि जैसे 30 चैप्टर है, मान लो एक एक चैप्टर में अगर 10 कॉन्सेप्ट भी हैं तो टोटल 300 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो क्या सर सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं? अगर देखा जाए ना तो इनमें से मुश्किल से 50 या 60 कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने वो 50-60 कॉन्सेप्ट भी कर लिए ना, तो फिजिक्स में 45 और जो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब टोटल जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें तो यही 50 कॉन्सेप्ट से आप 30-35 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले हम सेपरेटली उन 50 कॉन्सेप्ट्स को ही कर लें, उसके बाद बाकी 250 कॉन्सेप्ट्स पे आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करूंगा। देखो इसमें हम लोग बस काम की थ्योरी पढ़ेंगे, काम का जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, और फिर हम पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल में इसमें पूरा सॉल्व करूंगा खुद से दिखा के, मतलब ऐसा पहले से ही सॉल्व किया हुआ नहीं रहेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पहली बात तो आइंस्टाइन ने दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल का जो पार्टिकल नेचर होता है, लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है वो शो करता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानने से पहले सब कुछ जो टर्म्स हैं जो थोड़ा वो अच्छे से हम लोग जान ले तो अच्छा है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने क्या लिखा है इधर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर बट दे आर नॉट फ्री टू लीव द मेटल। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब किसी चीज़ से बाउंड तो नहीं होते, लेकिन ऐसे ही हम उन मेटल से लीव नहीं करते। उसको उनके लिए एनर्जी चाहिए होता है, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, तब जाके वो मेटल से लीव करते। व्हाट इज वर्क फंक्शन? अब अगला आता है एक पैरामीटर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज नोन एज अ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए रहेगी, मतलब एक मिनिमम एनर्जी। जिस मिनिमम एनर्जी के जरिए आप फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से निकाल लेते हैं ना, उस मेटल का वर्क फंक्शन उसे बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग मेटल के अलग अलग वर्क फंक्शन अलग होंगे। जैसे कि किसी मेटल में हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन निकलता हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलता हो, किसी में हो सकता है 1.5 पे। तो जिस पर्टिकुलर एनर्जी पे निकलता है ना किसी भी मेटल से, वो उस मेटल का वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ अ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज 250 नैनोमीटर, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि मेटल का वर्क फंक्शन आपको दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको लाइट का वेवलेंथ 250 नैनोमीटर दिया, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो सबसे पहले तो जो वेवलेंथ दिया उस वेवलेंथ पे आप एनर्जी निकाल लो। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? फोटॉन्स के केस में एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। और अगर अपने को वेवलेंथ मान लीजिए अगर अपने को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और वेवलेंथ नैनोमीटर में हो, तो उसका आप एक शॉर्टकट तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1240 डिवाइड बाय एच सी एक कांस्टेंट होता है, उसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। और लैम्डा किस में हो? नैनोमीटर में। तो आप एनर्जी निकाल लो। एनर्जी जो आएगी पर्टिकुलर वो अभी आ जाएगी 1240 डिवाइड बाय 250। अगर आप 1240 और 250 का डिवीजन करेंगे तो आंसर समथिंग अबाउट 5 से कम आएगा, क्योंकि 250 को 1250 में होगा तो 5 से कम ही आएगा, मतलब 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें पूछा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। वर्क फंक्शन आपको मेटल का पहले से ही दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आपको यहाँ वेवलेंथ गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बता दो। तो क्या काइनेटिक एनर्जी कुछ भी होगा? नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा। कैसे? आप मेरी बात सुनो। क्या वर्क फंक्शन यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है? ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन चलेगा तब ना। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी मतलब ये देखो, जैसे कि ये मेटल है, ये मेटल में मान लो इधर कहीं इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पहले तो इतना एनर्जी देना है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है एटलीस्ट मेटल के सरफेस तक आए। फिर उसके बाद अगर आपने ज़्यादा एनर्जी दी है तो सरफेस तक कुछ एनर्जी से आएगा और फिर कुछ एनर्जी से बाहर घूमेगा, मतलब किसकी काइनेटिक, मतलब टोटल जब इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ जाएगा तब तो वो बाहर घूमेगा ना, तब तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ तो तुमने एनर्जी कितना दिया है 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल के सरफेस तक ही नहीं आ पाए तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी। तो मतलब कि इस मेटल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी या फिर सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन की। आप एक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो कि ये कोई मेटल है, ठीक है, ये मेटल है। अब आप एक एनर्जी देते हो, इंसिडेंट एनर्जी जो आप खुद से दे रहे हो, इंसिडेंट एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपको इतनी एनर्जी देनी है कि जिस एनर्जी से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस तक आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, मतलब वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सरफेस तक आएगा और जो बची हुई एनर्जी है उससे टहलेगा, मतलब कि उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्या आपको समझा ये बात। तो ऐसा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो तब आएगी ना जब सबसे पहले वो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर हो और उसके बाद अगर बची एनर्जी रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो है। मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फिर से एक बार देख लो। वर्क फंक्शन कितना दिया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ कितना है लाइट का 250। तो मैंने आपको बताया कि फोटोन के केस में एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू या फिर hc/λ। तो एक शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया, उससे मैंने एनर्जी कितना निकाला 4.96। क्या अगर हम ये जो एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये एनर्जी एक्चुअली हम लोग इंसिडेंट है, ये दी हुई एनर्जी है। क्या हमने 5 से कम एनर्जी दी है 4.96, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस तक आ पाएगा, नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आएगा ही नहीं तो फिर बाहर कैसे घूमेगा। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अगर मान लीजिए यही इंसिडेंट एनर्जी 6 आई होती ना तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1 होती। कैसे, 5 तो उसको सरफेस तक आने में और 1 जो बच जाती उससे वो घूमता। क्या समझा आपको, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। अगला आप ये सेटअप देखिए, जो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप था वो देखिए। इसमें क्या है, एक कैथोड और इमिटर प्लेट है, लाइट मैंने इंसिडेंट कराया, वो कैथोड और इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एनोड और कलेक्टर प्लेट तक जाता है। एक्चुअली मैं थ्योरेटिकल बस उतना ही बता रहा हूँ जितना अपने काम का है, आगे हमें इनके इसके एमसीक्यू ही मेनली सॉल्व करने। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल की सरफेस तक आ जाए, मतलब मेटल से बाहर निकल जाए। जैसे एक होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। देखो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट। इसमें क्या होता है वर्क फंक्शन, ये देखो ये मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन हुआ और जिस फ्रीक्वेंसी से जस्ट बाहर आ रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस एनर्जी से जिस मिनिमम एनर्जी से जस्ट बाहर आएगा उसको वर्क फंक्शन बोलेंगे और उसी में जो जिस फ्रीक्वेंसी से जस्ट बाहर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन फॉर विच इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक्चुअली बस हम लोग अलग अलग टर्म पढ़े, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर आने तक, सरफेस तक आने तक एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। अगर मिनिमम एनर्जी चाहिए रहेगी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी कुछ चाहिए रहेगा और वेवलेंथ कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि आप थोड़ा फॉर्मूला लगाओ वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला HF0। H क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, F0 क्या हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी का आगे फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट करोगे तो c/λ0 आएगा। क्या अगर आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिनिमम हो तो क्या वेवलेंथ जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब अगर आपको मेटल से जस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको मिनिमम एक एनर्जी चाहिए रहेगी जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए बट मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। समझा इतना। तो ये टोटल 4 कॉन्सेप्ट हो गए। आगे देखो, अब अपने को पढ़ना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन
एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी मतलब वही इंसिडेंट एनर्जी। जैसे ध्यान से देखो, मान लो ये है एक मेटल है, मेटल में आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपको जस्ट बाहर लाना है तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर लाने के लिए वर्क फंक्शन लगेगा, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है तो कैसे होगा, टोटल मान लीजिए आपने 10 एनर्जी दिया है, 10 एनर्जी मान ली दिया है, अब 5 उसका क्या है, वर्क फंक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 10 माइनस 5 मतलब कि 5। समझा क्या आपको? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक ए जो है टोटल एनर्जी जितना मैंने दिया है, ये क्या है, वर्क फंक्शन, ताकि जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। उसके बाद जिस एनर्जी से वो घूमेगा वही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, क्योंकि किसी भी मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन नीचे है तो सबसे पहले मुझे एक एनर्जी लगेगी उसको सरफेस तक लाने पर। अगर सरफेस तक आने के बाद एनर्जी आपने इससे ज़्यादा दी है, जो बची एनर्जी रहेगी ना वही उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, मतलब E माइनस फाइव। E कौन सी एनर्जी है जो आप दे रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हो, फाइव कौन सा है, किसी भी मेटल का पर्टिकुलर वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, HF माइनस HF नॉट। आप तो किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से एनर्जी दी होंगी ना, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आपको लिखना है। अब आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं, C बाई लेमडा, और एफ नॉट को C बाई लेमडा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का दूसरा फॉर्मूला ये होगा। किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है मेटल से, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की तरफ होती है। आप उसका एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं बता सकते इस फॉर्मूले से, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इधर नीचे सरफेस से आ रहा हो, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसको ज़्यादा वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वर्क फंक्शन लगेगा, कम काइनेटिक एनर्जी। कोई इधर से आ रहा होगा, कोई जस्ट ऊपर से आ रहा होगा, कोई पहले से ही ऊपर रहा होगा। तो मतलब आप काइनेटिक एनर्जी का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता सकते हो, आप बस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, क्योंकि इसके लिए मैक्सिमम की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब हमेशा आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो। तो सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की तरफ होगी। आप एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी नहीं बता सकते, जब भी बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कैसे? जैसे जो मेटल सरफेस पे रहा होगा जो इलेक्ट्रॉन, उसके लिए तो 0 काइनेटिक एनर्जी लगेगा, और जो नीचे एकदम रहा होगा बॉटम पे, उसके लिए मैक्सिमम। तो बीच वालों का क्या आप बता सकते हैं? बीच वालों का बस ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना उनका काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम के बीच रहा होगा। समझा? अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। अब अगला है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में ये लिखा है कि नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट विच कैन स्टॉप फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द कलेक्टर प्लेट इज नोन एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लीजिए ये जो कलेक्टर प्लेट है, यहाँ मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, तो क्या अगर नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा, नेगेटिव इसको नेगेटिव कर दूंगा, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आके रुकेंगे। क्यों? क्योंकि ए भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव। तो जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे आके रुक जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आपको कुछ चीज़ें बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू डेल्टा के, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला है, चेंज इन वोल्टेज है, इसको आप वेलोसिटी मत समझ लेना। और डेल्टा के आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्स की तरफ होती है, तो मतलब डेल्टा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और यहाँ चार्ज की जगह क्या लेते हैं आप, यहाँ जो आप पर्टिकुलर चार्ज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर्टिकुलर चार्ज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ही तो पढ़ते हैं ना। तो मतलब यहाँ जो चार्ज की वैल्यू होगी वो E के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में भी फॉर्मूला याद रखना है, EV नॉट। अब हम आगे देखते हैं सैचुरेशन करंट। द करंट एट विच द ऑल द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द कैथोड रीच एनोड इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। एक ऐसा करंट जिसमें जो कैथोड से जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट किए वो एनोड पर पहुंच जाए, तो उसी करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम। जैसे
शुरू में आप लाइट दे रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 2 निकला, मान लो ये मेटल पूरा 100 इलेक्ट्रॉन निकालना जानता है, 100 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है। तो जब ये 100 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना, और वो 100 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, उसकी वजह से जो करंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट इंक्रीज व्हेन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। क्या नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज मतलब कि क्या आप लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज करो, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हो। जितना नंबर ऑफ फोटोन होंगे क्या उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या अगर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या उतना ज़्यादा करंट बहेगा। तो क्या आपको ये समझा कि जैसे जैसे सैचुरेशन करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे। इसके आगे की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम ग्राफ्स देखेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगले 2 वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, और फिजिक्स में भी आ सकता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से। तो हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। थैंक यू।